साथियों नमस्कार, मैं अजय कुमार युग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पुनः एक नए प्रकरण को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि समास का भेद, समास का ही अगला पार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भेद। देखिए, कल के सेशन को हमने पढ़ा था कि समास क्या होते हैं और समास किस प्रकार से बनते हैं और समास हमारे लिए क्यों उपयोगी है, हिंदी व्याकरण में समास की क्या भूमिका है और समास के हमने अंगों को पढ़ लिया था। और हमने ये भी जाना था कि समास के भेद के अंतर्गत हम दो आधारों पर अगर डिवाइड करें तो एक पद प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के हमने पढ़े और साधारणता पूछा जाए तो समास के 6 भेद होते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रकरण को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है कि मुश्किलों से भाग जाना बड़ा आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का बड़ा एक इम्तिहान होता है, डर कर बैठ जाने वाले को इस जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं और आज के प्रकरण स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं समास के भेद। तो चलिए थोड़ा सा हम जानेंगे कि समास क्या होता है। तो समास एक ऐसा शब्द है जो सम और अस धातु से बना हुआ है, जिसमें सम का अर्थ होता है फेंकना, जिसमें सम का अर्थ होता है भली प्रकार और अस धातु का अर्थ हो जाता है फेंकना। यानी हम किसी वाक्यांश को इस प्रकार से प्रस्तुत करें, इस प्रकार से फेंकें कि वो एक संक्षिप्त रूप धारण कर ले और उसका अर्थ भी न परिवर्तित हो। इस प्रकार से हमने जान लिया था कि समास दो या दो से अधिक पदों के योग से मिलकर बनने वाला एक छोटा सा पद होता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी हमने जान लिया था कि समास में दो पद मिलकर के एक संक्षिप्त रूप धारण करते हैं, संक्षिप्त पद बनाते हैं, सार्थक पद बनाते हैं और उसको हम कहते हैं क्या? समस्त पद। और ये समस्त पद बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? समास कह देते हैं। उसी से आगे आज पढ़ेंगे हम कि समास के भेद कितने होते हैं और प्रत्येक भेद के बारे में हम आज डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, समास को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो यहाँ पे पद प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हो जाते हैं, यानी पूर्व पद प्रधान समास, उत्तर पद प्रधान समास और दोनों पद प्रधान समास और दोनों पद अप्रधान समास। परंतु अगर साधारणतः बात करें हम तो यहाँ पे समास के 6 भेद हो जाते हैं और उन 6 भेदों में पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास और तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, वहीं पांचवा हो जाता है द्वंद्व समास और छठवां हो जाता है बहुव्रीहि समास। चलिए हम प्रथम समास की बात करते हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं अव्ययी भाव समास की। देखिए, अव्ययी भाव समास क्या है? अगर हमने देखा कि इसको अगर प्रधानता के आधार पर बांटे तो जिसका प्रथम पद प्रधान हो, क्या अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और जो इसका समस्त पद बनता है। आप कहोगे समस्त पद क्या होता है? तो समस्त पद हम पढ़ चुके हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के एक सार्थक और नया शब्द बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? समस्त पद। तो इसका प्रथम पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद प्रधान होता है और समस्त पद क्या होता है? एक अव्यय होता है, यानी वो क्रिया विशेषण के रूप में काम करता है। क्रिया विशेषण के रूप में कैसे काम करेगा? यानी वह क्रिया की विशेषता बताने का काम करेगा। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? हमने पढ़ा पिछली कक्षाओं में कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वह एक प्रकार से अव्ययी होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि इसका समस्त पद क्या होता है? अव्यय होता है। अब देखिए, इसके पूर्व पद जो होता है बेटा, क्या इसका जो पूर्व पद होता है उसमें या तो उपसर्ग होगा या तो उसमें संज्ञा पद आएगा।
तो उपसर्ग कौन कौन से हो जाएंगे? तो उपसर्ग आते हैं आपके यथा के रूप में आएगा, या तो भर के रूप में आएगा, या तो आ के रूप में आएगा, या प्रति के रूप में आएगा, या बे लग करके आएगा, या उप लग करके आएगा, अनु, बा। ये सभी उपसर्ग युक्त जो शब्द बनेंगे वो हमारे किस समास के होंगे? अव्ययी भाव समास के होंगे। जैसे एग्जाम्पल चलिए जान लेते हैं कि हमने लिया एक शब्द यथाशक्ति, अव्ययी भाव समास का ही एग्जाम्पल है यथाशक्ति, यानी एक पद हो जाएगा यथा और दूसरा पद हो जाएगा शक्ति, क्योंकि समास दो पदों के योग से ही बनते हैं और दो पदों के योग से जो बनने वाला शब्द है वो सार्थक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द हो जाता है या एक पद हो जाता है हमारा यथा और दूसरा पद हो जाता है क्या? शक्ति। कह सकते हैं कि यथा और शक्ति, इसका ये पूर्व पद है और ये इसका क्या है? उत्तर पद है, और दोनों पद मिला करके बनते हैं क्या? यथाशक्ति। यानी यहाँ पे यथाशक्ति एक समास का उदाहरण है, यानी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और अगर हम इसका विग्रह करें, देखिए समास विग्रह, यानी जब आप कहोगे कि समास का विलोम शब्द क्या होता है, तो समास का विलोम शब्द हो जाता है व्यास, यानी प्रसार, यानी विग्रह, यानी समास विग्रह। संक्षिप्त करना समास है और उसको प्रसार कर देना समास विग्रह है। तो इस प्रकार से समास को तोड़ना उसका विलोम शब्द हो जाएगा, यानी समास विग्रह या व्यास। समास का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षेप और व्यास का शाब्दिक अर्थ होता है व्यास, यानी विस्तार करना। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? विलोम शब्द हो जाते हैं, यानी समास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। वहीं पे अगर संधि की बात करें, ठीक है, संधि की बात करें तो संधि का आप अगर तोड़ोगे या उसको विच्छेद करोगे तो संधि का विलोम शब्द हो जाता है संधि विच्छेद, और समास का विलोम हो जाता है, यानी समास को तोड़ने का काम क्या कहलाता है? समास विग्रह। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यथाशक्ति के दोनों पद क्या होंगे और इसका समास विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति, यथा और शक्ति ये दोनों पद हो जाएंगे, जिसमें यथा पूर्व पद हो जाता है और शक्ति क्या हो जाता है? उत्तर पद हो जाता है। और इसको समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। देखिए इसके और भी उदाहरण है, जैसे भरपेट, जैसे भरपेट। अब इसका क्या करेंगे? इसके पद निकालेंगे कि कौन सा पूर्व पद है और कौन सा उत्तर पद है। तो भरपेट, यानी भर हो जाएगा आपका पूर्व पद और पेट हो जाएगा आपका उत्तर पद। यहाँ पे समास विग्रह हो जाएगा पेट भर के। क्या हो जाएगा? पेट भर के। आजन्म, आजन्म हमने बताया, यहाँ पे देखिए आ उपसर्ग लग जाएगा, इसमें आ उपसर्ग है और जन्म आपका क्या है? शब्द है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ धन जन्म, आ धन जन्म, यानी जन्म तक, जन्म तक। अगला देखिए प्रत्येक, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, और प्रति धन एक, इस प्रकार से हो जाता है एक एक को। ये हो जाएगा इसका क्या? समास विग्रह। अब हम देखेंगे बेल, बेलाज। क्या देखेंगे हम? बेलाज, जिनमें बे उपसर्ग हो जाता है, लाज उसका उत्तर पद हो जाता है, और दोनों पद मिलाकर के बनाते हैं बेलाज, जिसका समास विग्रह हो जाता है बिना लाज के। इसी का एग्जाम्पल और ले इसी प्रकार का, तो जैसे हो जाता है बे इलाज। क्या? बे इलाज, यानी इलाज के बिना। ठीक है, वहीं पे अगला शब्द लेते हैं इसका उपकूल। उप का मतलब होता है निकट, जो कि एक उपसर्ग है, और कुल का मतलब होता है कुल, यानी कुल के निकट। ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। अगला देखते हैं हम अनुकूल, यानी कुल के अनुसार। अनु धन कुल, अनु हो जाता है उपसर्ग और ये पूर्व पद हो जाएगा, कुल हो जाएगा इसका उत्तर पद। दोनों मिलाकर के बनते हैं अनुकूल, जिसका समास विग्रह हो जाता है कुल के अनुसार। अगला देखते हैं एग्जाम्पल इसका बा कलम, बा कलम, बा इज्जत। तो इसमें जो बा शब्द है वो उपसर्ग है और कलम शब्द हो जाएगा उसका उत्तर पद। दोनों मिलाकर के बनते हैं बा कलम, जिसका समास विग्रह हो जाता है क्या? कलम के साथ,
बाइज्जत अगर शब्द ले हम तो इसमें हो जाता है बाइज्जत यानी इज्जत के साथ। इसमें देखिए संज्ञा पद भी होते हैं, यानी प्रथम पद कभी कभी उपसर्ग होता है और कभी कभी संज्ञा पद होते हैं। तो संज्ञा पद के उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो चलिए इसके उदाहरण हम लेते हैं, जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ। इस प्रकार से ये संज्ञा पद है, यानी प्रथम पद भी संज्ञा पद है और दूसरा पद भी क्या है? संज्ञा पद है। और दोनों मिलाकर के क्या हो जाते हैं? एक अव्यय पद हो जाते हैं, या समस्त पद कहलाते हैं, या इसी को समासिक पद कह देते हैं, जो क्रिया विशेषण का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी हम समास का क्या करते हैं? विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने पर कारक चिन्ह जरूर आते हैं, चाहे वह पदों के अंत में आए या दोनों पदों के मध्य में आए, कारक चिन्ह जरूर आते हैं। इस प्रकार से हमने देखा हाथों हाथ, हाथ हाथ से, हाथ हाथ से, बा कलम, कलम के साथ, बा इज्जत, इज्जत के साथ, बे इलाज, इलाज के बिना। इस प्रकार से आपने देखा कि समास विग्रह करने पर कारक चिन्हों का जो लोप होता है वो उभर करके सामने आता है। यानी जब समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों के साथ हम इन्हें प्रयोग करते हैं, इन्हें क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके कुछ हमने देखा अव्ययीभाव समास। अब हम जानेंगे तत्पुरुष समास। अब जानेंगे हम तत्पुरुष समास कि तत्पुरुष समास क्या होता है। देखिए, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। हमने क्या बताया था कि उत्तर पद प्रधान के अंतर्गत तत्पुरुष समास आते हैं, और तत्पुरुष के अंतर्गत हमने देखा था कि इसमें कर्मधारय समास आता है और द्विगु समास आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व व उत्तर पद के मध्य कारक चिन्हों का लोप हो, ठीक है, यानी तत्पुरुष समास के उदाहरणों में जो एग्जाम्पल्स होंगे उनके पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य कारक चिन्हों का लोप होगा। और कहां से कहां तक? कर्म कारक से लेकर के, यानी कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के। कहां से? कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह या प्रसर्गों का लोप होता है। जब हम इनका समास विग्रह करते हैं तो कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह हम उनका प्रयोग करते हैं, यानी उनका प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं कि अब इसके भेद की अगर बात करें, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के भी यहाँ पे 6 भेद निकल कर आते हैं। कौन कौन से? एक होता है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा होता है करण तत्पुरुष समास, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष समास, और चौथा होता है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवां होता है संबंध तत्पुरुष समास, और लास्ट छठवां हो जाता है आपका क्या? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं कि इसमें कर्म तत्पुरुष समास की परिभाषा हम क्या बनाएंगे, यानी कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत किस प्रकार के शब्द आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर पद प्रधान होगा। देखिए, अगर हमारा मुखिया जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार के हम लोग होंगे, है ना? जिस प्रकार का हमारा मुखिया होगा उसी प्रकार के हम लोग होंगे। तो इसके अगर तत्पुरुष समास में ही उत्तर पद प्रधान होता है तो इसके जो सदस्य होंगे उनके भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। यानी जितने भी इसके भेद है सभी के क्या पद होंगे? उत्तर पद प्रधान होंगे। और इनके दोनों पदों के बीच अपने अपने व्यक्तिगत कारक चिन्ह होंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष कहा जाए तो इसमें को कारक का लोप होगा, यानी को पार्सर्ग का लोप होगा। अगर हम करण तत्पुरुष समास की बात करें तो उसमें से अथवा के द्वारा पार्सर्ग का लोप होगा। जब समास विग्रह करेंगे तो हम इन्हीं कारक चिन्हों के प्रयोग के साथ क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए कारक चिन्ह आएगा कब? जब हम समास विग्रह करेंगे। इसी प्रकार से अपादान में से यानी अलगाव का बोध आएगा, संबंध में का के की आता है और अधिकरण में पै पर आता है। लेकिन सभी का उत्तर पद ही क्या होगा? प्रधान होगा। तो चलिए देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास, इसका उत्तर पद प्रधान होगा और पदों के मध्य को परसर्ग कारक चिन्ह का लोप होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाता है शरणागत।
चलिए एक शब्द आया शरणागत, यानी शरण धन आगत। यहाँ पे पहला पद हो जाता है, पूर्व पद हो जाता है शरण और दूसरा पद हो जाता है क्या, आगत, और दोनों पद मिला करके बनाता है शरणागत, जो कि एक समस्त पद है। और जब इस समस्त पद का हम समास विग्रह करते हैं तो इसका हो जाता है शरण को आगत। शरण को आगत यानी शरण को आया हुआ, है ना। तो यहाँ पे देखा आपने कि कारक चिन्ह को पर सर्ग निकल कर आया और दोनों पदों के मध्य जब कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह आते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, तत्पुरुष समास, बशर्ते कि उसका उत्तर पद प्रधान होना चाहिए। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, विकासोन्मुखी यानी विकास और उन्मुखी, दोनों पद क्या हो जाएंगे, एक पद हो जाएगा विकास और दूसरा पद हो जाएगा उन्मुखी। इस प्रकार से दोनों पद मिलकर के बनाए विकासोन्मुखी, जिसका समास विग्रह हो जाता है विकास को उन्मुख। विकास को उन्मुख यानी विकास की ओर अग्रसरित, ठीक है। तो जब समास विग्रह करते हैं ना बेटा, तो दोनों पदों को प्रयोग करते हुए करते हैं, ये नहीं कि दोनों पदों से हट करके हम कर दें। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया एक ठो ग्रहागत, ग्रह को आगत, अब इसमें हम कह दें कि घर को आया हुआ समास विग्रह में, तो ये नहीं हो सकता। हो सकता है क्या कि इन्हीं पदों के मध्य कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, समास विग्रह बनाएंगे। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, ग्रह धन आगत यानी ग्रह को आगत, ग्रह को आगत। अगला देखेंगे हम आशातीत, और आशातीत दो पदों से मिलकर बना है, जिसमें आशा और दूसरा होता है अतीत। आशा और दूसरा होता है अतीत यानी आशा को लांघ कर। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि उम्मीद को लांघ कर, यहाँ पे यही कहेंगे आशा को अतीत। अगला देखेंगे चिड़ी मार, और चिड़ी मार, चिड़ी धन मार दो पदों से मिलकर बना है, जिसमें समस्त पद हो जाता है चिड़ी मार, और इस चिड़ी मार का समास विग्रह हो जाएगा चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला यानी चिड़ी को मारने वाला, ठीक है। अगला हो जाता है कठफोड़वा, और कठफोड़वा का मतलब होता है क्या, काठ को फोड़ने वाला। यहाँ पे देखो जो, यानी जहां तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन्हीं पदों को योग, इन्हीं पदों का प्रयोग करते हुए ही हमें समास विग्रह करना चाहिए, ठीक है। कठ फोड़वा, काठ को फोड़ने वाला, तो यहाँ पे को पर सर्ग आया, अतः ये शब्द किसका एग्जाम्पल हो जाता है, कर्म तत्पुरुष समास का। चलिए इसका अगला उदाहरण लेते हैं, अगला भेद लेते हैं, अगला प्रकार लेते हैं करण तत्पुरुष समास। क्या लेंगे, करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो करण तत्पुरुष समास में होता है कि उत्तर पद प्रधान होना चाहिए और दोनों पदों के बीच से अथवा के द्वारा कारक चिन्हों का लोप होता है। जब समास विग्रह करेंगे तो इन्हीं कारक चिन्हों का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे दोनों पदों के मध्य। तो एग्जाम्पल अगर देखें हम तो पहला एग्जाम्पल निकल कर आता है वाक युद्ध। अब इस वाक युद्ध में एक शब्द, एक पद हो जाता है वाक और दूसरा पद हो जाता है युद्ध, यानी एक वाक दूसरा वाक्य मिल करके एक समस्त पद बनाया, वाक धन युद्ध बराबर क्या हो गया, वाक युद्ध। और इस समस्त पद का जब समास विग्रह करेंगे तो वाक के द्वारा युद्ध या वाक से युद्ध, ठीक है। यहाँ पे साधन, साधन का काम कर रहा है, और जहां भी साधन का काम करता है कोई चीज तो वहां पे हमेशा क्या होता है, करण कारक होता है, ठीक है। वाक से युद्ध क्या होता है, वाक से युद्ध। तो आप लोग अपने घरों में जाइए, अपने परिवार में जाइए या अपने माहौल में जाइए और वहां पे देखिए अगर दो औरतें बराबर लड़ रही हों, चाची और मम्मी लड़ रही हों, तो वहां पे आप कह सकते हो कि देखिए कितना भयंकर वाक युद्ध हो रहा है ना। यानी वो डंडा, लाठी, तलवार से तो लड़ नहीं रही हैं, किससे लड़ रही हैं, एक इधर अपने शब्दों के बाण चलाया और उधर से शब्दों के बाण आए, और इस प्रकार से हो रहा है क्या, वाक युद्ध। यानी शब्दों के माध्यम से लड़ना, अपने वाणी के माध्यम से लड़ना, तो ये क्या कहलाता है, वाक युद्ध। यानी हमारा यहाँ पे माध्यम क्या काम कर रहा है, वाक, वाणी काम कर रही है इस लड़ने में, ठीक है।
कह देते हैं दोस्तों हम तो तलवार से नहीं लड़ सकते, लाठी डंडों से नहीं लड़ सकते, लेकिन लड़ना है तो आप हमसे वाक युद्ध कर सकते हैं और हमसे आप जीत कर दिखाइए। अधिकतर औरतों में पाया जाता है वाक युद्ध। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, सारे औरत या हम लोग समान हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, मजाक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं वाक युद्ध। वाक युद्ध देखिए जब कोई लड़का या पुरुष लड़ते हैं तो हो सकता है लाठी डंडे, लेकिन अधिकतर की बात करता हूं मैं कि फीमेल जो होते हैं उनमें वाक युद्ध ही होते हैं, लाठी डंडे काम नहीं करते। और ये अच्छी बात है कि वाक युद्ध करना, आपने हमें बुरा कहा, हमने आपको बुरा कह दिया, लेकिन जो लाठी डंडे से करते हैं इससे शरीर को भी क्षति होती है और कोई अंग टूट फूट जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वाक युद्ध ज़्यादा आसान है, क्योंकि वाक युद्ध के माध्यम से है कि अगर हमने अभी वाक युद्ध कर लिया तो फिर हो सकता है कि थोड़ी देर बाद प्रेम भाव यानी अच्छे अच्छे वाक्यों के माध्यम से हम एक दूसरे को मना सकते हैं और इस क्षति को पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अंग भंग हो जाए, लाठी तलवार, तो उसको हम उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी औरतें महान होती हैं, हमारी यहाँ लड़कियाँ महान होती हैं, हमारे देश की महिलाएं क्या होती हैं, सम्मानीय होती हैं। तो हर महिला का सम्मान करिए, हर लड़की की इज्जत करिए, और इसी से हमारे देश का विकास है और इसी से हमारे देश का क्या है, कल्याण है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या, रेल यात्रा। इसका अगला एग्जाम्पल है रेल यात्रा, यानी क्या हो जाएगा, रेल के द्वारा यात्रा। यहाँ पे माध्यम का काम हुआ जिसमें कारक चिन्ह क्या आए, के द्वारा, और जिसमें भी के द्वारा आए या से आए और वहां पे जुड़ाव का भाव हो, साधन का भाव हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा करण तत्पुरुष समास। अगला एग्जांपल लेंगे, शक्ति युद्ध, यानी शक्ति से युद्ध, है ना। यहाँ पे से प्रसर्ग आया। अगला देखते हैं रोगग्रस्त। एक पद हो जाएगा रोग और दूसरा पद हो जाएगा ग्रस्त, दोनों पद मिलकर के बनाते हैं रोगग्रस्त, और इसका समास विग्रह क्या हो जाता है, रोग से ग्रस्त, है ना। अगला देखते हैं शोकाकुल। शोकाकुल यानी शोक धन आकुल, और दोनों पद मिला करके बनते हैं शोकाकुल बनाते हैं, और इस शोकाकुल का समास विग्रह हो जाता है शोक से आकुल। अब देखिए तत्पुरुष समास के हम अगले प्रकार की बात करें तो तत्पुरुष समास का अगला प्रकार हो जाता है क्या, संप्रदान तत्पुरुष समास। और ये संप्रदान तत्पुरुष समास क्या है, जिस प्रकार से हमने अभी तक जाना कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक का प्रसर्ग लोप होता है और करण तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह करण कारक का लुप्त होता है, और उसी प्रकार से संप्रदान तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा और दोनों पदों के मध्य संप्रदान कारक के ही प्रसर्ग क्या होंगे, लिप्त होंगे। और संप्रदान कारक के कारक चिन्ह क्या होते हैं, के लिए। तो इसमें दोनों पदों के मध्य के लिए प्रसर्ग का लोप होता है, और जब हम इसका क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो इन्हीं कारक चिन्हों के प्रयोग द्वारा हम क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल है इसका पहला क्या, हवन सामग्री, यानी हवन सामग्री। इसमें पहला पद हो जाएगा क्या, हवन, और दूसरा पद हो जाएगा सामग्री, और दोनों पद मिलकर के बनाते हैं एक संक्षिप्त पद जो कि बनता है क्या, हवन सामग्री। और ये हवन सामग्री एक समस्त पद है, इसी को हम समासिक पद कहते हैं, और इस समासिक पद का जब हम समास विग्रह करते हैं तो हो जाता है हवन के लिए सामग्री, यानी के लिए जो शब्द आया है दोनों पदों के मध्य आना चाहिए, क्योंकि ये कारक चिन्ह है, तभी हमारा मानते हैं कि ये संप्रदान तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। चलिए अगला एग्जाम्पल है इसका, रसोई घर। और रसोई घर में रसोई धन घर, एक पद हो जाता है रसोई और द्वितीय पद हो जाता है क्या, घर, और दोनों पद मिलकर के बनाते हैं रसोई घर, और इस रसोई घर का समास विग्रह हो जाता है रसोई के लिए घर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं विद्यालय, यानी विद्या धन आलय, दोनों मिलाकर के बनाते हैं विद्यालय, और विद्यालय का क्या समास विग्रह हो जाता है, विद्या के लिए घर। इसी प्रकार यज्ञशाला, यज्ञ और शाला दोनों पद मिलकर के बनाते हैं क्या, यज्ञशाला, और इस यज्ञशाला का समास विग्रह हो जाता है यज्ञ के लिए शाला। इसी प्रकार से एक शब्द आता है गौशाला, यानी गायों के लिए शाला। भोजनालय, भोजन के लिए आलय, है ना। रसोई घर तो हमने देख ही लिया। तो यहाँ पे दोनों पदों के मध्य जब के लिए प्रसर्ग आए, ठीक है, दोनों पदों के मध्य के लिए प्रसर्ग छुपा हो, यह समास विग्रह करने पर
के लिए ही प्रसर्ग आए तो वहां पे क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे इसके अगले प्रकार की तरफ। अगला प्रकार है इसमें अपादान तत्पुरुष समास, यानी अपादान के कारक चिन्ह आएंगे तो अपादान का कारक चिन्ह होता है से, परंतु भाव कैसा आना चाहिए, अलगाव का, यानी कोई चीज किसी से अलग हो रही हो तो वहां पे जब भी से प्रयोग होगा वहां पे जो शब्द आएंगे वो हो जाएंगे अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, धनहीन, धनहीन। अब इस धनहीन में धन से हीन है ना, एक शब्द हो जाता है धन, दूसरा शब्द हो जाता है हीन, यानी पूर्व पद हो जाता है धन, द्वितीय पद हो जाता है क्या, उत्तर पद क्या हो जाता है, हीन, और दोनों पद आपस में मिलते हैं तो एक संक्षिप्त पद बनाते हैं जिस प्रक्रिया को कहते हैं समास। और ये संक्षिप्त पद कौन सा है, धनहीन। जब इसका समास विग्रह करेंगे यानी इसको विस्तार देंगे तो ये हो जाता है धन से हीन, धन से अलग हुआ व्यक्ति, है ना। अगला देखते हैं पथभ्रष्ट, यानी एक शब्द हो जाता है पथ, दूसरा शब्द हो जाता है भ्रष्ट, और इस प्रकार से हो जाता है पथभ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट, पथ से हटा हुआ, पथ से भटका हुआ, तो यहाँ पे हो जाता है क्या, पथभ्रष्ट। देश निकाला, अगला है देश निकाला, यानी देश से निकाला हुआ, है ना। अगला हो जाता है धर्म विमुख, जो धर्म से विमुख हो जाए, यानी धर्म से विमुख, यहाँ पे धर्म से अलग हो रहा है व्यक्ति, अपने धर्म से विमुख हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाता है क्या, अपादान तत्पुरुष समास। पदच्युत, पदच्युत, यानी पद हो जाएगा पूर्व पद, उत्तर पद इसका हो जाएगा चित, और दोनों पद मिलकर बनाते हैं पदच्युत, और इसका हो जाता है समास विग्रह पद से निकाला हुआ, यानी पद से चित, और इस प्रकार से हो जाता है क्या, पद चित, पद से निकाला हुआ। ये हो गए अपादान तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में क्या होता है, संबंध स्थापित होता है, जैसे काके की, रारे री, नाने नी, ये कारक चिन्ह आते हैं, उसी प्रकार से तत्पुरुष समास में भी दोनों पदों के मध्य ये प्रसर्ग उपस्थित होंगे, यानी इन प्रसर्गों का लोप होता है, और जब हम समास विग्रह करते हैं तो इन्हीं कारक चिन्हों के प्रयोग के माध्यम से ही क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। किसका समास विग्रह करते हैं, संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरणों का, शब्दों का। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। गंगा जल, अब गंगा जल यानी एक पद हो जाएगा गंगा, दूसरा पद हो जाएगा जल। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नहीं पूछी होगी, नहीं गौर की होगी कि सर जी इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तो किस प्रकार से प्रधान होता है, इसमें गंगा भी तो प्रधान हो सकती है पर यह जल ही क्यों प्रधान होगा। तो बेटा जो इसका पूर्व पद होता है वो उत्तर पद की विशेषता का काम करता है, यानी उत्तर पद के विशेषण के काम के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे देखिए जो जल है जल है, अब जल तो सभी होते हैं, सभी प्रकार के, नल का भी जल हो जाता है और जल तालाब का भी हो जाता है, जल कुआं का भी हो जाता है, लेकिन इसकी विशेषता क्या बता रहा है पूर्व पद, कि वो गंगा का जल है, यानी गंगा जल। और जब इसका समास विग्रह करते हैं तो आपके पास निकल के आता है गंगा का जल, यानी का प्रसर्ग निकल कर आया। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण है ये संबंध तत्पुरुष समास का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे जल की विशेषता बताने का काम कर रहा है, यानी इस ये गंगा जल की विशेषता बता रहा है। अतः यहाँ पे कह देंगे कि जो उत्तर पद है बेटा, जो उत्तर पद है वही प्रधान होता है, जल शब्द ही यहाँ पे प्रधान है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें हम राम राज्य, ऐसा राज्य जो राम का है, ऐसा राज्य जो राम का है, इसीलिए उसकी विशेषता है, उस राज्य की विशेषता है, उस राज्य में प्रधानता है कि वो किसका राज्य है, राम का राज्य है। अतः कह सकते हैं कि इसका उत्तर पद प्रधान है, और जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो का उपसर्ग निकल कर आते हैं, यानी राम का राज्य। अतः कह सकते हैं कि यह संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और देखेंगे हम सेनापति। सेनापति वह पति जो सेनाओं का है, यानी सेनाओं का पति, सेना का पति, यानी सेना का प्रमुख। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रमुख जो व्यक्ति है वो प्रधान है। ठीक है, यानी ये व्यक्ति प्रधान है, ये पति प्रधान है, और वो सेना का है,
ठीक है, वो सेना का है। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे सेना का पति आया और यहाँ पे का उपसर्ग आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी का प्रसर्ग आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, संबंध तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र। भूपति, भूमि का पति, भूमि का पति। मातृभक्ति, मातृभक्त यानी माता का भक्त। अगला प्रकार देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। और अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक के कारक चिन्ह का लोप होगा दोनों पदों के बीच। यानी कौन से कारक चिन्ह का लोप होगा, में पय पर। और जिन दो पदों के मध्य में पय पर कारक चिन्हों का लोप हो और उसका उत्तर पद प्रधान हो तो वो आपका किसका उदाहरण हो जाता है, अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, कवि पुंगव। कवि पुंगव यानी कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में विद्वान, तो इसका ये उदाहरण हो जाता है किसका, अधिकरण। अध्ययन रत, अध्ययन में रत, अध्ययन में रत, एक शब्द हो जाएगा यहाँ अध्ययन, दूसरा हो जाएगा रत, और दोनों मिलाकर के बनते हैं अध्ययन रत। और इस अध्ययन रत का जब समास विग्रह करते हैं तो अधिकरण कारक के चिन्ह प्रयोग होते हैं। कैसे, अध्ययन रत यानी अध्ययन में रत। अगला देखेंगे, कार्य कुशल, कार्य में कुशल। अध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। आप बीती, आप बीती, आप का मतलब होता है खुद, बीती का मतलब बीता हुआ, यानी खुद पर बीती, आप पे जो बीती, ठीक है। इस प्रकार से आप पे बीती, खुद पे बीती, तो ये सारे उदाहरण हो जाते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास के। दोस्तों इस प्रकार से हमने आज देख लिया, क्या देख लिया, कि हमने समास के जितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, उनमें से हमने आज पढ़ लिया अव्ययी भाव समास को, और दूसरा हमने पढ़ लिया तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं उनमें से हमने आज पढ़ लिया क्या, 6 भेद पढ़ लिए। कौन कौन से होते हैं 6 भेद, आपका हो जाता है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, और 6वां हो जाता है क्या, अधिकरण तत्पुरुष समास। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर चीजें समझ में नहीं आई हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न छोड़ दीजिए, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज इतना ही, और आज का मोटिवेशनल लाइन है, शुभ विचार है कि ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार। और इन्हीं शुभ विचारों के साथ आज की कक्षा को मैं यहीं पे विराम देता हूं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और बने रहिए युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।